नमस्कार दोस्तों, चाणक्य कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं पुनीत झामटा आज आप सभी के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर का पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन में विभिन्न तरह की अर्थ के जो इंटीरियर है उसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप सभी के बीच में साझा करी थी। तो आज हम उसे ही आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन आप सभी के बीच में साझा करेंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुल आप इसे अच्छे से समझेंगे, और जहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है उसे कमेंट के माध्यम से आप हम तक प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। एज वेल एज जो ये इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ हम साझा कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसे अपने नोट्स के लिए भी जो है तैयार कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर के आज के सेशन में हम कुछ रिव्यू करेंगे पिछली क्लास का। तो पिछली क्लास में हमने क्या है कुछ डिस्कस किया था कि भाई हमारा जो अर्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ के इंटीरियर को हमने विभिन्न तरह के कंपोजिशन के तौर पे जो है बांटा था। जिसमें कि हमने बोला था कि जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, उसे हम क्या है, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। और जो उससे नीचे वाली लेयर है उसको मेंटल बोलते हैं, मेंटल। और उससे जो लास्ट वाली लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख भी पा रहे होगे, तो कुछ इस तरह से जो ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो परत है हमारी, जिसमें लैंड मास है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। लेकिन कौन सी क्रस्ट बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जो हमारा वाटर बॉडीज है, जिसमें कि हमारे जितने भी सारे सी है, समुद्र है, उनको हम क्या बोलते हैं? ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, जहाँ पे हमें समुद्र जो है देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ हम जो है क्रस्ट के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमको जो है मेंटल मिलता है। मेंटल को इस पिक्चर में मैंने दो तरह से बांटा है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा जो लेयर है वो है हमारी कोर, आउटर कोर और इनर कोर। तो इसमें हमने और डिस्कस आपके साथ किया था इसके जो डेप्थ है वो कितनी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो क्रस्ट है हमारी, वो लगभग हमको कहाँ तक मिलती है? 40 किलोमीटर तक हमको देखने को मिलती है, 40 किलोमीटर तक। ठीक है जी, 0 से 40 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, हमको मेंटल देखने को मिलता है। मेंटल में हमें जो अपर मेंटल है उसका जो डेप्थ है हमको 660 किलोमीटर तक लगभग देखने को मिलता है। उसके बाद जब हम लोअर मेंटल की ओर बढ़ते हैं तो 2900 किलोमीटर तक की जो डेप्थ है वो हमको इसमें देखने को मिलती है। ठीक है जी। तो इसके बाद जब हम लास्ट वाली जो लेयर है उसमें जब आते हैं, आउटर कोर, तो आउटर कोर की जो डेप्थ है हमको 2900 किलोमीटर से 5155 किलोमीटर के बीच में मिलती है। और लास्ट वाली जो लेयर है जिसको हम इनर कोर बोलते हैं, उसकी डेप्थ हमको 6371 किलोमीटर मिलती है। तो ये कुछ हमने डिस्कस किया था लास्ट की क्लास में। और इसके बाद जब हम इसको आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमको क्या देखने को मिलता है कि अगर हम इसको थोड़ा सा स्टैटिक में डिस्कशन करें, तो केमिकल कंपोजिशन के तौर पे अगर हम अर्थ के इंटीरियर को समझे, तो उसमें कुछ जो लेयर्स अभी तक हमने डिस्कस करी, क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके जो डेप्थ है हमको क्या देखने को मिले? 0 से 35 या फिर 0 से 40 हम इसको बोल सकते हैं। डिफरेंट क्लासेस में या फिर डिफरेंट बुक्स में जो है इसको अलग अलग जो है डेप्थ इसकी मानी गई है। तो आपने 35 से 40 किलोमीटर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जब हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल क्या है, फिर से रिपीट किया कर रहा हूँ, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। तो इसकी डेप्थ कितनी है? 35 किलोमीटर से 660 किलोमीटर। और जो लोअर मेंटल है उसकी डेप्थ हमको मिलती है 660 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में। तो जब कोर में हम आते हैं तो आउटर जो कोर है उसकी डेप्थ हमको 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर मिलती है। और जो हमारा इनर कोर है उसकी डेप्थ हमको मिलती है 5100 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर। ये स्टैटिक जीके में आपको ध्यान रखना है इसको। इसको इससे जो है कभी भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें कि भाई जो एलिमेंट्स है हमको लेयर वाइज कौन कौन से एलिमेंट्स हमको मिलते हैं, तो जब हमने लास्ट क्लास में हमको बताया था, जो हमारा केमिकल कंपोजिशन के तौर पे समझाया था, तो मैंने आपको बताया था जो हमारी क्रस्ट है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने समझना है चीज को। ये है हमारी क्रस्ट, और उसके बाद है मेंटल, और उसके बाद है कोर। तो जो हमारा क्या है, क्रस्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
भूपर पट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूपर पट्टी हिंदी में, ठीक है जी। और इसको बोलते हैं मेंटल, भू प्रवार और कोर, ठीक है जी, इसको करोड़ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें हमारी क्रस्ट की, तो इसमें हमको मेनली सियाल मिलता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सियाल बोलते हैं। अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल हमको क्या मिलता है, सीमा मिलता है, सीमा माने सियाल और मैग्नीशियम मिलता है, क्या मिलता है, सियाल यानी कि सिलिका, और एम ए का मतलब मैग्नीशियम मिलता है, ठीक है जी, मैग्नीशियम मिलता है। और जब हम आते हैं कोर में, तो कोर में हमको क्या मिलता है, निफे मिलता है, क्या मिलता है, निफे, निफे माने निकल एंड आयरन। तो यही एलिमेंट्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो जब हम मेन एलिमेंट्स की बात करते हैं तो क्रस्ट में हमको सिलिकेट यानी कि मोस्टली सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, पोटाशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये कुछ एलिमेंट्स है जो हमको मिलते हैं। इसके बाद जब हम मेंटल की बात करते हैं तो मेंटल जो है रिच है हमारा किसमें, मैग्नीशियम में और सिलिकेट है, मानी सिलिका और मैग्नीशियम। और थोड़ा थोड़ा हमको यहाँ पे आयरन में मिलता है, क्योंकि जब हम कोर की बात करें तो कोर में हमें पूरे तरीके से आयरन और निकल हमको मिलता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन हमको देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप सभी के जो साझा कर रहा हूँ, और आपको बड़े ध्यान से जो है इसको समझना है और बड़े ध्यान से आपको उसको याद करना है, ठीक है जी। तो ये एलिमेंट से जो है कभी प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि क्रस्ट में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, मेंटल में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, और कोर में आपको कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं। तो इसको मेजरली जो हमारे एलिमेंट्स है, क्रस्ट में सिलिका और एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिका और मैग्नीशियम, कोर में हमको देखने को मिलता है निफे, निफे माने निकल एंड आयरन। तो कुल मिला के ये केमिकल कंपोजिशन के तौर पे हमने क्या किया, कंपोजिशनल लेयर्स के आज डिस्कशन किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम फिजिकल कंपोजिशन में आते हैं। फिजिकल कंपोजिशन में थोड़ा सा जो इसका लेयर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैकेनिकली इसको हम डिस्कस करेंगे आज। तो जब हम इसमें डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली जो लेयर्स हमको देखने को मिलती है वो मिलती है लिथोस्फियर, क्या मिलती है, लिथोस्फियर। लिथोस्फियर को जब आप देखते हैं, जब हम डेप्थ की ओर जाते हैं, तो लिथोस्फियर देखो आपको कहाँ मिल रहा है, आपकी जो क्रस्ट है उसका सारा का सारा पोर्शन क्या है, लिथोस्फियर में आ रहा है। उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है यानी कि अपर मोस्ट मेंटल, अपर मोस्ट मेंटल का कुछ एरिया भी आपको कहाँ पे मिल रहा है, लिथोस्फियर में मिल रहा है। यानी कि लिथोस्फियर आपको कहाँ तक मिल रहा है, 0 से 100 किलोमीटर तक मिल रहा है। लेकिन जब हमने क्रस्ट की बात करी थी तो क्रस्ट हमारे को कहाँ तक मिल रहा था, 40 किलोमीटर तक मिल रहा था। उसका डेप्थ में जाने के बाद हमको क्या मिलता है, लिथोस्फीयर तब मिलता है जब हम अपर मोस्ट मेंटल की जो है बात करते हैं। तो अपर मोस्ट मेंटल और क्रस्ट को मिला के आज हमको क्या देखने को मिल रहा है, लिथोस्फीयर मिल रहा है देखने को। तो लिथोस्फीयर की अगर स्टेट में बात करें तो यह हमको कैसी स्टेट में मिलता है, रिजिड माने कठोर मिलता है, कठोर। लिथ, लिथ से समझ आ रहा है मतलब किससे बना है, ये बना है हमें, हमारा जो है रॉक से बना है, किससे बना है, रॉक से बना है, चट्टान से बना हुआ पोर्शन है ये, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लिथ, लिथ माने पत्थर, ठीक है जी। तो ये किससे बना है, आपका कठोर बना है, किससे बना है, चट्टानों से बना है, इसलिए इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। अगर इन इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें क्या आता है, इंक्लूड क्रस्ट एंड अपर मेंटल, अपर मेंटल मीन अपर मोस्ट मेंटल और टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सारा जो है इसमें हमको देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे, लिथोस्फियर माने 0 से 100 किलोमीटर तक जो पोर्शन आपको देखने को मिलता है उसको हम लिथोस्फियर बोलते हैं, जिसमें माने हमको चट्टाने देखने को मिलती है। जब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है एस्थेनोस्फियर। एस्थेनोस्फियर जो है क्या है, फिर से मैं थोड़ा सा इसको ध्यान से आपको जो है समझना है। ये जब आप देखते हैं तो कुछ पोर्शन आपको यहाँ पे मिलता है, लिक्विड, सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड हम इसको बोल सकते हैं। ये जो पोर्शन है 100 से 200 किलोमीटर की गहराई पे एवरेज इसको ये जो हमको मिलता है। लेकिन कई जगह जो है इसकी जो डेप्थ है हमको 410 किलोमीटर की गहराई तक भी मिलती है। तो इस थैनोस्फेयर को हम हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल, क्या बोलते हैं, दुर्बलता मंडल। लिथोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, ठीक है जी। तो दुर्बलता मंडल हमको 100 किलोमीटर से 410 किलोमीटर की गहराई तक जो हमको मिलता है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये सेमी सॉलिड यानी प्लास्टिक, माने ये थोड़ा सा हमको लिक्विड लिक्विड स्टेज में हमको मिलता है, सेमी सॉलिड स्टेट में हमको मिलता है। तो इस सेमी सॉलिड कैसे बनता है, इस पे हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। स्टिल आपको इतना बता रहा हूँ, जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने बताया था कि जो माइनिंग है या फिर कोई भी जो इंटीरियर से, जैसे कि वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, उससे पता चलता है कि हमारी गहराई में क्या है। जैसे हम अर्थ की गहराई में जाते हैं तो टेम्परेचर हमको ज़्यादा मिलता है। टेम्परेचर के धीरे धीरे बढ़ने के बाद जब वो टेम्परेचर क्या करता है, हमारी चट्टानों को पिघलाता है, तो पिघलाने से जो लिक्विड या सेमी लिक्विड क्या कहते हैं, हमारे पास जो एरिया बन के आता है जिसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, वही क्या करता है, इस स्टेट का जो है निर्माण करता है, इस स्टेट का निर्माण करता है। तो आगे जब हम इसमें डिस्कस करते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स, तो हमको मिलता है फ्लो स्लोली। ये क्या करता है, फ्लो स्लोली स्लोली फ्लो करता है। लेकिन कैसे फ्लो करता है, इस तरह से फ्लो करता है। ठीक है जी। इस तरह से फ्लो करने वाली जो टर्म है इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इंग्लिश में कन्वेक्शन बोलते हैं, वैसे संवहन बोलते हैं, संवहन। इसी संवहन या इसी मेंटल कन्वेक्शन के कारण हमको क्या है, अर्थ की क्रस्ट में क्या दिखता है, मूवमेंट देखने को मिलता है। हमें मूवमेंट देखने को मिलता है, किसका मूवमेंट दिखता है, प्लेट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। किसका मूवमेंट मिलता है, प्लेट्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, जो बीच वाली लेयर है उसको बोलते हैं मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर हमें कहाँ मिलता है, ये जब हम अपर मेंटल का जो नीचे वाला पोर्शन है, बीच वाला पोर्शन है, और आउटर कोर से ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसको हम बोलते हैं लोअर मेंटल। क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल। तो लोअर मेंटल की हम बात करते हैं तो इसकी जो डेप्थ है हमको देखने को मिलती है 410 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के बीच में। और अगर इसकी बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में हमको मिलता है। सॉलिड स्टेट में यानी कि लिक्विड के बाद हमको फिर से सॉलिड जो है स्टेट मिलती है। ये सॉलिड कैसे होता है, हाई प्रेशर के कारण होता है। हाई प्रेशर स्लोली फ्लोज, ये बिल्कुल स्लोली फ्लो होता है। यानी कि यहाँ पे जो प्रेशर है वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो डेंसिटी है वो भी इन्हांस होती है। इन्हांस होने के कारण ये जो स्टेट है ये हमको कैसे मिल जाती है, सॉलिड स्टेट में मिल जाता है। ठीक है जी। समझ आ रही है बात आप सभी को। अगर आपको अच्छे से समझ आ रही है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें जो है अपना जो है आपका जो ये लेक्चर आपको कैसा लग रहा है इसको साझा कर सकते हैं। ये हमें जो अच्छा मोटिवेशन देता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आउटर कोर। आउटर जो कोर है इसकी जो डेप्थ है हमको मिलती है 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के बीच में। 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर के बीच में मिलती है। और जो इसकी स्टेट है हमको कैसे मिलता है, लिक्विड स्टेट में ही मिलता है, लिक्विड स्टेट में। तो ये जो लिक्विड स्टेट है हमको मिलती है यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, लास्ट क्लास में हमने आपको डिस्कस करवाया था कि वो जो हमारी अर्थ है, ठीक है जी, हमारी अर्थ है उसमें क्या है, आउटर जो कोर है वो लिक्विड स्टेज में हमको मिलती है। यही लिक्विड स्टेट क्या करती है, अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है। तो इसको हम और डिटेल में पढ़ने वाले फ्यूचर क्लासेस में। ठीक है, स्टिल देन तब तक हमको यही समझना है कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कहाँ से जनरेट होती है, आउटर कोर से जनरेट होती है। ठीक है जी। उसके बाद हम इनर कोर में आते हैं तो इनर कोर की डेप्थ हमको देखने को मिलती है 5100 किलोमीटर से 6300 किलोमीटर की गहराई के बीच में। अगर इसी स्टेट की बात करें तो ये हमको फिर से सॉलिड स्टेट में मिलता है। सॉलिड स्टेट में मिलता है यानी कि जब हम देखते हैं, क्या देखते हैं, आउटर कोर में हमको क्या देखने को मिलता है, आउटर कोर या कोर में हमको जो एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, जो मिनरल देखने को मिलता है, उसमें सबसे मुख्य रूप से क्या है, निकल और आयरन। तो निकल और आयरन जब इस टेम्परेचर के साथ ये क्या करता है, एक्टिविटी अपनी करता है, तो क्या करता है ये, वहाँ पे मेल्टिंग जो है शुरू करता है। इसी मेल्टिंग के कारण क्या होता है, जो हल्का यानी कि कम डेंस जो है, डेंसिटी वाला जो रॉक है वो क्या है, पिघल जाता है। इसी के कारण जो है ये लिक्विड स्टेट में जाता है और जो इनर कोर है वो हमको सॉलिड स्टेट में मिल जाता है। ठीक है जी। तो यानी कि ये जो आयरन है, ये जो निकल है, जब आउटर
कोर में हमको देखने को मिलता है ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करता है, एज वेल एज वहाँ पे क्या करता है, लिक्विड स्टेट को जनरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो यह जो है एक्सट्रीमली डेंस है। एक्सट्रीमली डेंस माने इसका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इसको इसमें हमको देखने को मिलती है। मोस्टली जो है इसमें क्या देखने को मिलता है, आयरन और निकल हमको देखने को मिलता है। तो फिजिकल कंपोजिशन में फिर से हमने आज डिस्कस किया मैकेनिकल लेयर्स, जिसमें हमने बात करी लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आउटर कोर और इनर कोर की, उसकी डेप्थ की बात करी, उसकी स्टेट की बात करी, एज वेल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेयर्स है जिसमें हम क्या करते हैं, अर्थ के जो इंटीरियर है उसको समझते हैं। उसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी। हिंदी में इसको बोलते हैं असंबद्धता। असंबद्धता, ये जो असंबद्धता है ये क्या है, जब इसको समझते हैं, व्हाट इज डिसकॉन्टिन्यूटी इन द अर्थ। तो डिसकॉन्टिन्यूटी इन द अर्थ में हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को, जैसे कि बता रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अ डिसकॉन्टिन्यूटी इनसाइड द अर्थ इज अ बाउंड्री। क्या है ये, एक ऐसी बाउंड्री है, एक ऐसा जोन है वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जहां पे क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर में जो मिनरल्स हमको देखने को मिलता है, मटेरियल्स हमको देखने को मिलते हैं, उनकी जो डेंसिटी है, एक तो डेंसिटी बोल रहा है, दूसरा क्या बोल रहा है, उनका कंपोजिशन एज वेल एज सिस्मिक वेव्स की जो स्पीड है सडनली चेंज होती है। क्या होती है, चेंज होती है। दीज चेंजेस आर डिटेक्टेड यूजिंग सिस्मिक वेव्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। यानी कि जब हमारे अर्थ में हमको इंटीरियर में हमको क्या देखने को मिलता है, अर्थक्वेक देखने को मिलता है, सिस्मिक वेव देखने को मिलती है। वो सिस्मिक वेव जिस जगह पे, जिस जोन पे क्या करती है, स्पीड चेंज करती है, सडनली वहां पे कंपोजिशन चेंज होता है, सडनली वहां पे डेंसिटी हमें क्या है, चेंज देखने को मिलती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं, असंबद्धता बोलते हैं। ये असंबद्धताएं अलग अलग है। स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है, क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, इसको भी आपने ध्यान से समझना है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, ओशियनिक क्रस्ट, यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, फिर उसके बाद मेंटल, फिर उसके बाद कोर। कोर में आउटर कोर, इनर कोर, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब जिस लोकेशन पे क्या होता है, अपर एंड लोअर क्रस्ट, अपर एंड लोअर क्रस्ट चेंज होती है, यानी अलग होती है, उसको हम बोलते हैं कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या बोलते हैं, कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। जहां पे क्या होता है, अपर एंड लोअर क्रस्ट का डिफ्रेंशिएशन होता है, यानी कि वो लोकेशन जहां पे कंपोजिशन एज वेल एज डेंसिटी एज वेल एज सिस्मिक वेव की जो स्पीड है जब क्रस्ट में चेंज होती है, तो उस लोकेशन को हम कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद जब अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच जो डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, यानी कि हमारा जो क्रस्ट है और अपर मेंटल है उसको जो डिसकॉन्टिन्यूटी अलग करती है उसको बोलते हैं मोहो, मोहोरोविक। इसको मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी हम बोलते हैं। तो मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी हमको कहाँ देखने को मिलती है, बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें क्या मिलता है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल, उसके बाद क्या मिलता है, याद रखना, क्रस्ट के बीच में और अपर मेंटल के बीच में डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी है, मोहो है। अपर मेंटल और आउटर कोर के बीच में क्या है, कॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। यहाँ पे हमको रैपिडी मिल रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रैपिडी कहाँ पे मिल रहा है, बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल। अपर एंड लोअर मेंटल में हमको डिसकॉन्टिन्यूटी मिल रही है, रैपिडी। जब हम नीचे आते हैं
मतलब कि मेंटल यानी कि लोअर मेंटल और आउटर कोर। लोअर मेंटल आउटर कोर में हमको देखने को मिल रही है गुटेन वर्ग। क्या मिल रही है? गुटेन वर्ग। और इनर कोर एंड आउटर कोर के बीच में हमको मिल रही है लेहमैन। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। मैं क्या बात बता रहा हूँ, हम जब क्या होता है, जो सिस्मिक वेव है उस जोन को क्या करें, कैटेगराइज करें या फिर उसको चेंज, जहाँ जिस लोकेशन में चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूटी बोलते हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटी में कोनराड कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे को मिलती है अपर एंड लोअर क्रस्ट में। मोहोरोविक कहाँ पे मिलती है? बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। रैपिटी बिटवीन अपर अपर एंड लोअर मेंटल, अपर एंड लोअर मेंटल हमको क्या मिल रहा है? रैपिटी मिल रहा है। गुटेनबर्ग कहाँ मिल रहा है? लोअर मेंटल आउटर कोर में मिल रहा है। लेहमैन आउटर एंड इनर कोर में। हम इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए एक थोड़ा सा मैं ट्रिक बता रहा हूँ। कोनराड कमरे में, ठीक है, रैपिटी रहते रहते गुटेन बर्ग ने लोहा मनवा लिया, लोहा मनवा लिया। क्या किया? कमरे में रहते रहते गुटेनबर्ग ने लोहा मनवा लिया। यानी कि कमरे में कौ से कोनराड, में मोहो, रहते रैपिटी, गुटेन वर्ग ने लोहा मनवा लिया, यानी कि लेहमैन, ठीक है जी। तो इसको और भी तरीका है, जैसे कि हमको लेहमैन कहाँ मिल रहा है? जहाँ पे लोहा मिल रहा है, ठीक है, याद रखना है। गुटेनवर्ग उससे ऊपर, रैपिटी उससे ऊपर, मोहो उससे ऊपर, कोनराड। ये आपको जब पूछता है तो इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछा जा सकता है, यानी कि सीरीज में इसको आपको लगाना होता है, इस तरह से इसको पूछा जाता है। तो डिसकॉन्टिन्यूटीज कुल मिला के आपको समझ आ गई होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं। मेजर डिसकॉन्टिन्यूटी इनटू द अर्थ, स्टैटिक जीके के तौर पे। और फिर से हम इसको समझ रहे हैं। कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी, डेप्थ इसकी मिलती है 15 से 20 किलोमीटर के बीच में। सेपरेट क्या करती है? अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। टाइप्स ऑफ चेंजेस, डेंसिटी एंड कंपोजिशन चेंजेस विद इन द क्रस्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज, डेंसिटी हो रही है और कंपोजिशन हमको यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है जी। मोहरोविक 35 किलोमीटर, और वेरीज करती है, ऐसा नहीं कि 35 किलोमीटर तक की है। क्रस्ट और मेंटल को क्या करती है? सेपरेट करती है। सडन इंक्रीज इन सिस्मिक वेलोसिटी ड्यू टू डेंसर मेंटल रॉक। तो यहाँ पे क्या है? सिस्मिक जो वेलोसिटी है वो हमको क्या है? तीव्र मिलती है, ठीक है जी। यानी कि भूकंप की जो वेव्स है इसमें इन्हांसमेंट हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। रैपिटी रैपिटी 410 से 660 किलोमीटर के बीच में। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल को ये क्या करता है? अलग करता है। फेज चेंज इन मिनरल लाइक ओलिविन। यहाँ पे क्या होता है? मिनरल्स हमको चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओलिविन। गुटेनबर्ग 2900 किलोमीटर तक हमको मिलता है। मेंटल और आउटर कोर को सेपरेट करता है। यहाँ पे जो विशेषता है, चेंजेस क्या होते हैं? एस वेव डिसअपियर हो जाती है यहाँ पे। वेव्स हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। और क्या कहते हैं, जो हमारा अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक में कौन कौन सी वेव्स है, जैसे कि पी वेव्स, ठीक है, एस वेव्स, एल वेव्स, ठीक है, रिलेग वेव। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये क्या बता रहा है? एस वेव जो है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है यहाँ पे। ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जैसे ही हम पहुंचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एस वेव हमें गायब होती हुई देखने को मिलती है। लेहमैन डिसकॉन्टिन्यूटी 5100 किलोमीटर, आउटर कोर इनर कोर को सेपरेट करता है। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? पी वेव की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। प्राइमरी वेव्स जो हमको देखने को मिलती है वो इनहांस हो जाती है। ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड में क्या हो जाता है? ट्रांजिशन हो जाता है। यानी कि हमको जो आउटर कोर में यहाँ पे लिक्विड देखने को मिलता था, अब यहाँ पे सॉलिड देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमको जो सॉलिड देखने को मिलता था, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? लिक्विड मिल रहा है। तो कहने का मतलब है ये मेजर डिसकॉन्टिन्यूटीज है। इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। होपफुल आपको समझ आ रहा होगा। आपको अगर समझ आ रहा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, शेयर के माध्यम से सपोर्ट जो है कर सकते हैं। अब अर्थ के इंटीरियर में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे क्या है? डिस्कस करने को मिलता है क्या?
जो सोर्सेज हमने बताए थे कि अगर हमको अर्थ का इंटीरियर अगर समझना है तो हमें कौन कौन से सोर्सेज है जिससे पता लग जाता है कि हमारा जो अर्थ का इंटीरियर वो कैसा है। तो इसमें एक सबसे पहले जो आता है वो आता है टेम्परेचर। हमको पता लग रहा है कि हमारी जो अर्थ का जो क्या कहते हैं डेप्थ है, अर्थ का जो इंटीरियर है, गहराई में जाते जाते हमको वहां पे क्या है, टेम्परेचर भी अधिक मिलता है। क्या मिलता है? टेम्परेचर अधिक मिलता है। यानी कि जब हम बढ़ते हैं, अंदर जाते हैं गहराई में, तो वहां पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। तो ये टेम्परेचर ज्यादा क्यों हो रहा है, इसके सोर्सेज क्या है, कैसे पता लगा हमको कि अर्थ की गहराई में जाते हुए टेम्परेचर भी जो है बढ़ता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके यानी कि जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट है, या फिर हम बोले लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, वहां पे मुख्य रूप से कुछ एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? रेडियोधर्मी एलिमेंट्स है, रेडियोधर्मी पदार्थ है। कौन कौन से? यूरेनियम है, थोरियम है, पोटाशियम है। ये जो सारे एलिमेंट्स है हमको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? हमारी जो अर्थ है उस पे जो रॉक्स है, रॉक्स जो बनी है, यानी कि हमको क्या देखने को मिलता है लिथोस्फीयर में? ग्रेनाइट हमको देखने को मिलता है। तो जो ग्रेनाइट है, जब हम उसके कंपोजिशन स्टडी करते हैं तो ग्रेनाइट में मुख्य रूप से हमको यही एलिमेंट देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? यूरेनियम, थोरियम, पोटाशियम। तो ये जो एलिमेंट्स है, यही कारण है किसका? जो हमको क्या है, मेंटल कन्वेक्शन में जो हमको लिक्विडिटी मिलती है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है जी। तो जो वो जोन डेवलप करते हैं, यही एलिमेंट्स जो है उसका एक कारण है। यही एलिमेंट्स जो है उसका एक कारण है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो सोर्स है, सबसे पहला बड़ा सोर्स है वो क्या है? रेडियो एक्टिव डिके है। दूसरा क्या? अक्कर मेनली इन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो जो ये आपके एलिमेंट्स है ये कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखने को मिलते हैं। अब ग्रेविटेशनल प्रेशर, ग्रेविटी हमको देखने को मिलती है ड्यू टू कोर कॉम्प्रेशन। कोर में जो हमको कॉम्प्रेशन देखने को मिलता है अर्थ के कोर में, जब हम अर्थ के बिल्कुल कोर में जाते हैं, वहां पे जो हमको ग्रेविटेशनल प्रेशर डेवलप होता है, फ्रिक्शन डेवलपमेंट होती है वहां पे फ्रॉम हैवी मटेरियल, उसकी वजह से भी क्या है, टेम्परेचर इनहांस होता है। वही भी, वो भी एक सोर्स है ग्रेविटेशनल प्रेशर। लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो टाइडल हीटिंग। बेसिकली ये माइनर रूप से जो है सोर्स हम इसको मान सकते हैं, कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन विद द मून एंड सन। तो इसको हम जब हम बेसिकली क्या है, हाइड्रोस्फीयर की बात करेंगे, जब हम क्या कहते हैं ओशियानोलॉजी पढ़ेंगे, तब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टिल अभी तक सोर्सेज जो है वो यही है। अगर हम डेप्थ के इंटरवल में फैक्ट्स पे जाए तो हमको क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट 32 मीटर की गहराई में जाने तक, हर 32, उसमें टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते हुए देखने को मिलता है। 100 मीटर की गहराई पे जैसे ही जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर हमको 2 से 3 डिग्री पर पर 100 मीटर हमको देखने को मिलता है। बिलो 100 मीटर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। डीप अर्थ 2900 किलोमीटर में 4000 से 5000 डिग्री सेल्सियस। इनर कोर 63 से 71 किलोमीटर में 6000 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ टेम्परेचर के फैक्ट्स है जो हमको याद रखने हैं। ठीक है जी। अगला है जी फ्रेशर। फ्रेशर क्या है जी? फ्रेशर है। तो जो ये फ्रेशर है ये भी क्या है, एक तरह से सोर्स है किसका? अर्थ के इंटीरियर का। तो ये क्या बताता है? इंक्रीज इन फ्रेशर, इंक्रीज इन फ्रेशर विद डेप्थ ड्यू टू वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। जैसे जैसे आपने देखा होगा हमारी जो रैक्स है जहाँ पे बुक्स रखी होती है हमने, उस पे जो भार जब पड़ता है तो वो दब जाती है। उसी तरह से क्या है, धीरे धीरे करते जैसे जैसे रॉक्स डेवलप होती है, जैसे जैसे उनकी गहराई में जाते जाते वो रॉक्स क्या हो जाती है, डेंसर हो जाती है। डेंसर होने के कारण वहाँ क्या होता है, फ्रेशर भी जो है ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। फ्रेशर जो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे ये देखो, दिखा भी रहा है यहाँ पे, क्रस्ट पे फ्रेशर 0 है,
और जैसे हम गहराई में इनर कोर पे जाएंगे तो वहां पे प्रेशर जो है ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, इनहांस हो रहा है। ठीक है जी। तो क्रस्ट में वो कितना मिलता है, अपर मेंटल में प्रेशर कितना है, लोअर मेंटल में कितना है, आउटर कोर में कितना है, और इनर कोर में कितना प्रेशर देखने को मिलता है। इंक्रीज इन नॉन नॉन लिनियरी जो है क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट रेट क्या है, 1 किलो बार पर 3 किलोमीटर। ठीक है जी। पर 3 किलोमीटर 1 किलो बार जो है ये बढ़ता रहता है। फ्रेशर एंड मटेरियल स्टेट, अगर हम इसकी बात करें, डेस्पाइट हाई प्रेशर, डेस्पाइट हाई प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर, डेस्पाइट हाई टेम्परेचर होने के बाद भी इनर कोर हमको सॉलिड मिलती है, बिकॉज प्रेशर डोमिनेट ओवर हीट। क्या है, जो हमें क्या है, जो फ्रेशर है वो क्या होता है, डोमिनेट करता है किसको, हीट को। अगर कहीं पे टेम्परेचर बढ़ता है तो वहां पे भी हमको क्या है, फ्रेशर जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इनर कोर इसी वजह से क्या है, हमको सॉलिड स्टेट में जो है मिलती है, इसी फ्रेशर के कारण। ठीक है जी। एट लोअर प्रेशर सेम टेम्परेचर वुड मेल्ट रॉक एज एन आउटर कोर, जैसे कि आउटर कोर है, अगर वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, सेम है, तो वहां पे क्या हो जाता है, मेल्टिंग भी ज्यादा होती है। यानी कि अगर आपके पास फ्रेशर ज्यादा है, क्या है, फ्रेशर आपके पास ज्यादा है, तो क्या है, वहां पे टेम्परेचर चाहे जितना भी ज्यादा होगा, फिर भी हमको रॉक्स पिघलते हुए देखने को नहीं मिलती है, यानी कि मेल्टिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है, मेल्टिंग। जैसे कि आउटर कोर में हमको मेल्टिंग देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जो फ्रेशर है वो क्या है, फ्रेशर वहां पे कम है। क्या है, वहां पे फ्रेशर आपको कम देखने को मिलेगा। एज वेल एज जैसे हम इनर कोर में जाएंगे, वहां पे फ्रेशर हमको ज्यादा मिलता है। इसी वजह से वहां पे क्या होता है, वहां पे जो स्टेट है वो सॉलिड हो जाती है। ठीक है जी। आगे बढ़ते डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनत्व, यानी कि वहां पे कितना घनत्व, कितनी डेंसिटी है वहां पे। तो क्रस्ट में जब हम जाते हैं 0 से 35 किलोमीटर, वहां पे जो डेंसिटी है हमको कितनी देखने को मिलती है, 2.7 to 3.0, और स्टेट है सॉलिड। और यहाँ पे रॉक्स कौन सी है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमको ग्रेनाइट मिलता है। जब हम ओशियानिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पे बेसाल्टिक रॉक मिलते हैं, याद रखना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ग्रेनाइट मिलता है, ओशियानिक क्रस्ट में बेसाल्ट मिलता है। अपर मेंटल की जब हम बात करें तो इसकी जो डेप्थ है वो है 35 किलोमीटर से 660 किलोमीटर। और यहाँ पे जो डेंसिटी है वो कितनी मिलती है, हमको मिलती है 3.4 to 4.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सॉलिड स्टेट में है। पार्शली मोल्टन इन एस्थेनोस्फेयर, जब एस्थेनोस्फेयर में दुर्बलता मंडल में हम पहुंचते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, हमको देखने को मिलता है कि भाई ये जो स्टेट है वो कैसे हो जाती है, मोल्टन हो जाती है, यानी कि लिक्विड में हो जाती है, सेमी लिक्विड में हो जाती है। डेंसर सिलिकेट, सिलिकेट हमको यहाँ पे डेंसर मिलता है जी। लोअर मेंटल में जाएंगे तो 660 से 2900 किलोमीटर की गहराई में जाने के बाद हमको जो डेंसिटी है वो 4.4 से 5.6 मिलती है, सॉलिड सी जो मिलता है। वेरी डेंस सिलिकेट, फ्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। फ्रेशर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे सॉलिड स्टेट आ जाती है। आउटर कोर 2900 से 5100 किलोमीटर, 9.9 to 12.2, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी तो हमारी क्या है, बढ़ रही है, लेकिन स्टेट कैसी हो रही है, लिक्विड हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि जो आयरन है, जो निकल है, यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। यही मोल्टन फॉर्म बाद में हमको क्या है, लिक्विड स्टेट में लेके जाता है। यानी कि आपने देखा होगा, अगर हम एक जहाँ पे दूध गर्म वाला दूध गर्म करने का कोई बर्तन है, तो जब वो दूध गर्म करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो गर्म चीजें है वो जैसे गर्म होता है दूध, ऊपर की ओर उबाल आता है, और बाद में क्या हो जाता है, जैसे हम गैस को बंद कर लेते हैं तो ठंडा हो जाता है, यानी कि नीचे चला जाता है। तो उसी तरह से क्या हो जाता है, जो हमारे पास आयरन और निकल है, जब वो ठंडा हो जाता है या फिर वो डेंसिटी में जाता है, प्रेशर वहां पे ज्यादा हो जाता है, यानी कि इनर कोर में वो सॉलिड हो जाता है और हल्का पोर्शन बाहर आ जाता है। प्रेशर हमको यहाँ कम देखने को मिल रहा है, डेंसिटी हमको यहाँ कम देखने को मिलती है। इसी वजह से यहाँ पे जो स्टेट है वो भी क्या हो जाती है, लिक्विड स्टेट हो जाती है। इनर कोर में जैसे हम आते हैं, 5150 से 6300 किलोमीटर की गहराई है।
12.6 से 13 पॉइंट क्या है यहाँ पे एवरेज डेंसिटी हमको पर ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर मिल रही है, सॉलिड स्टेट मिल रही है। और की नोट्स में हमको जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स है वो क्या देखने को मिल रहे हैं, आयरन मिल रहा है, निकल मिल रहा है और फ्रेशर हमको यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये थी डेंसिटी। आगे इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई जो हमारी अर्थ का इंटीरियर है, अगर हम उसकी बात करते हैं, ठीक है जी, अर्थ के इंटीरियर में जो क्रस्ट है, क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट में हमको क्या क्या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हमको मिलता है, कितना मिलता है, 47% मिलता है। सिलिकॉन हमको कितना मिलता है, 28% देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम तो 8%, आयरन 5%, मैग्नीशियम 4%, कैल्शियम 2%, पोटाशियम 2%, सोडियम 2% और अदर 2%। तो कहने का मतलब है अर्थ की जो क्रस्ट है वहां पे जो सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन जब हम इसी की ही बात करते हैं, यानी कि होल अर्थ की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमको सबसे ज्यादा क्या मिल रहा है, सबसे ज्यादा आयरन मिल रहा है। एंटायर अर्थ में सबसे ज्यादा हमको क्या देखने को मिलता है, आयरन देखने को मिलता है। उसके बाद ऑक्सीजन मिलता है, फिर सिलिकॉन मिलता है, फिर मैग्नीशियम मिलता है, फिर निकल मिलता है, फिर सल्फर मिलता है, फिर कैल्शियम 1% है, एल्यूमिनियम 1% है, अदर जो है 1% है। आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर आप इसको याद नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स जो है यहाँ से जा सकते हैं। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है अर्थ के क्रस्ट में कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, या फिर परसेंटेज वाली लगाओ। तो आपको उसके लिए ये ध्यान रखना है। आपको पूछा जा सकता है अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है। पूरी अर्थ में कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, पूरी अर्थ में आयरन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो कुल मिला के आज की जो क्लास है जिसमें कि हमने डिफरेंट जो एलिमेंट्स है उसको हमने आज पढ़ा है। अर्थ की क्रस्ट में अर्थ के क्या कहते हैं पूरे एंटायर अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, एज वेल एज फ्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी का, आपका क्या कहते हैं केमिकल कंपोजिशन लेयर हमने पढ़ी, मैकेनिकल कंपोजिशन लेयर पढ़ी और डिसकॉन्टिन्यूटीज हमने पढ़ी। तो इससे मैं ये कह रहा हूँ अगर आप इसको ध्यान से पढ़ते हैं तो कम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से जो जरूर बनता है। अंत में यही कहूँगा, आपको अगर ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, ये सीरीज अच्छी लग रही है, तो आप लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें जो है सपोर्ट कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें क्या कहते हैं संपर्क कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हम फिजिकली क्लासेस जो है डिलीवर करते हैं। उसमें जो मेनली आपको पूरी की पूरी गाइडेंस जो है हम देते हैं, वो चाहे आपकी यूपीएससी हो, यूपीएससी, एचएएस एज वेल एज एसएससी, डिफरेंट तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां जो है हम करवाते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच और हैव अ नाइस डे।